हमने लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो में पढ़ा था अबाउट द ग्राफिकल मैथड्स, है ना। 7th क्लास में यूज़ की जाने वाली डाटा हैंडलिंग की जो ग्राफिकल मैथड्स थी हम उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। उस मैथड में हमने किसको पढ़ा है? टैली मार्किंग को। सबसे पहले किसको पढ़ा है? टैली मार्किंग को पढ़ा है। उसके बाद और भी हमें ग्राफिकल मैथड पढ़नी है, जैसे बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, पिक्टोग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम देखें पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या है, ये क्या है? representation of data by using pictures or symbols. किसी भी सिंबल्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू जो हम डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं, है ना। पिक्टोग्राफ के लिए क्या किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट है किसी भी चीज़ का, सपोज आपको बताना है कि एक आप क्या करते हैं, आप फ्रूट सेलर हैं, ठीक है। तो आपने मंडे को कितने मैंगो बेचे हुए हैं? अगर हम बता रहे हैं कि एक मैंगो रिप्रेजेंट कर रहा है 200 मैंगोज को, और हाफ मैंगो रिप्रेजेंट करेगा किसको? 100 मैंगोज को। तो अगर मंडे पर 1 2 3 इस तरीके से मैंगो बने हुए हैं, अगर हम बात करें ट्यूसडे की, और ये वेडनेसडे की सेलिंग है, ठीक है। तो आप आराम से देख के बता सकते हो कि मंडे को कितने मैंगो बिके हुए हैं। मंडे को जो मैंगोज सेल हुए हैं वो है 200 + 200 + 200, मतलब टोटल सेलिंग हमारी कितनी हो गई? 600। तो सोमवार को हमने 600 आम बेचे। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ये हो गया आपका 200 + 100, तो कितने हो गए आपके टोटल? 300। तो मंगलवार को आपने कितने? 300 आम बेचे हैं। जबकि अगर आप बात करें वेडनेसडे की, तो ऑन वेडनेसडे वी हैव सोल्ड ओनली 100 मैंगोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बाय यूजिंग द सिंबल्स, बाय यूजिंग इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? की बोलते हैं, ना। की डिटरमाइन करनी पड़ती है अगर हमें पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, या स्केल बताते हैं जब हम बार ग्राफ पे काम करते हैं ना, तो स्केल कितने यूनिट का ले रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या बताना पड़ता है? एक यूनिट डिसाइड करनी पड़ती है कि इस पर्टिकुलर यूनिट को हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके लिए? अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? वेडनेसडे को 100 मैंगोज। इस तरीके से आप ये समझ गए, ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। और डेफिनेशन क्या है पिक्टोग्राफ की? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा बाय यूजिंग द पिक्चर्स एंड सिंबल्स। किसी भी पिक्चर्स को या सिंबल्स को यूज करके जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट द पिक्टोग्राफ। हम उसे क्या कह देते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब बात करते हैं हम अगर बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ में क्या होते हैं? बार क्या होते हैं? रेक्टेंगल। इस तरीके से जो डिजाइन किया जाता है ग्राफ, ये कहलाता है आपका बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में यहाँ देखिए, ये होता है ओरिजिन, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्स। क्लियर है आपके लिए? और ये जो बार होते हैं ये वर्टिकल्स भी होते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बार्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाई एक्स हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या होता है? सच ग्राफ where we represent the information in the form of rectangular bars, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर बार। आयतकार बार के फॉर्म में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको डेफिनेशन को लिख लीजिए। बार ग्राफ क्या होगा? सच ग्राफ इन विच we represent the information in the form of rectangular bars। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम बार्स की बात कर रहे हैं तो बार की जो हाइट होती है ये क्या बताती है? ये चेंजेस बताती है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हैं उसके बारे में हमेशा याद रखिए। ये बार कैसे होते हैं? इक्वल विड्थ के होते हैं।
हर बार की चौड़ाई आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। लंबाई चेंज हो सकती है क्योंकि हम लेंथ के थ्रू इन्फॉर्मेशन में चेंज बता रहे हैं, लेकिन हर बार की चौड़ाई कैसी होगी, एक जैसी होगी। और द डिस्टेंस इन बिटवीन ईच ऑफ द बार, ठीक है, हर बार के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, ये भी इक्वल होगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये 2 मिलीमीटर का है तो सारे बार भी 2 मिलीमीटर चौड़ाई के ही होंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो जो बार्स होते हैं ये इक्वल कैसे होते हैं, इनकी विड्थ भी इक्वल होती है और बार्स के जितने भी बार्स होंगे सारे बार्स के बीच की डिस्टेंस भी कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका क्या कहलाता है, बार ग्राफ कहलाता है। क्लियर हुआ आपके लिए? अगर मान लीजिए हम बता रहे हैं, ठीक है, मैथ में मार्क, तो सपोज ये राम के मार्क्स है, ये मोहन के मार्क्स है और ये यश के मार्क्स हैं। ये हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 और 90 और 100। ठीक है, ये मैथ्स के 100 में से मार्क्स बताए हैं। तो राम को कितने मार्क्स मिले हैं, राम को 60 मार्क्स मिले हैं। मोहन को कितने मिले हैं, मोहन को 40 मार्क्स मिल रहे हैं। यश को कितने मार्क्स मिले हैं, यश को 70 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों को कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ये हो गया नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और ये नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ, नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ। क्लियर हुआ ये आपके लिए? इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन आप बेटा लिखते जाएंगे साथ में, सो दैट आपके लिए क्या नहीं हो, दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए और उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अब अगर हम बात करें किसकी, डबल बार ग्राफ की, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इट इज डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ होता क्या है, देखिए अभी तो हमने बार्स पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं डबल बार ग्राफ। ये हुआ, ठीक है, ये तो डबल बार ग्राफ क्या है, ये भी बार ग्राफ ही है, पर यहाँ पर हम इसे क्या यूज करते हैं, 2 बार साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, 2 बार एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस बनाए जाते हैं और इट इज यूज टू कंपेयर। ये किस लिए बनाया जाता है, कंपेयर करने के लिए। जहां पर सपोज अगर एक बार को हम शेड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें, दूसरे बार को हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया आपका कोई भी ईयर 2019-20 का और ये हो गया 2000। सपोज आने वाले ईयर में हम क्या सोच के चल रहे हैं, ठीक है, कि हमें ग्रोथ कितनी करनी है। तो आपने अगर अपने मैथ्स के मार्क्स स्कोर किए हैं 10, 20, 30, 40, ये हो गए आपके 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्वाभाविक सी बात है, अगर हम भविष्य के लिए सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो उसके लिए कि पहले आपके मार्क्स कितने थे 2019-20 में, ये हिंदी के मार्क्स है, हिंदी में आपको कितने मिल रहे थे, सपोज 50 मार्क्स मिल रहे थे। अब आप सोच रहे हो कि आपको 80 मार्क्स स्कोर करना है, या फिर आपके लिए मैथ्स में कितने मार्क्स मिले थे, पहले मैथ्स में आपको 49 कुछ मार्क्स मिले थे, तो अब आप कितना स्कोर करना चाह रहे हो, सपोज ये आगे जाके 100 है, तो आप कितना स्कोर, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल डिस्टेंस नहीं बनाई है, लेकिन जब हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं तो आपके इक्वल डिस्टेंस होते हैं, तो आपका प्रॉपर मेजरमेंट हो जाएगा। तो सपोज आप सोच रहे हो कि नहीं मैथ्स में तो आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं आप, जबकि आप लिटरेचर में नहीं कर सकते, इंग्लिश और हिंदी में नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो आप क्या सोचते हो, नहीं मैथ्स में तो इस बार जो नया मेरा रिजल्ट आएगा 2020 और 21 सेशन में, तो मुझे तो 7th क्लास में क्या करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही लेके आना है। ठीक है, तो आप ऐसा सोच के बता सकते हो कि ये देखो मेरा लास्ट ईयर का रिजल्ट था और इस ईयर फ्यूचर में मतलब इस ईयर का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। आपने एक डायग्राम बना के उसके थ्रू क्या कर दिया, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये बहुत आसान तरीका है और इफेक्टिव भी है, लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं और समझते भी हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ को आप डिफाइन कैसे करेंगे, डबल बार ग्राफ इज सच टाइप ऑफ ग्राफ वेयर 2 बार्स वर्किंग टुगेदर साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 ग्राफ एक दूसरे के साथ, 2 बार एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पैरेलली चलते हैं। क्यों, दीज आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज, और ये किस लिए यूज किए जाते हैं, टू कंपेयर द वैल्यूज। क्लियर हुआ? उसके बाद आप डेफिनेशन का डायग्राम बना लीजिए, कोई सा भी डायग्राम आप अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमें पढ़ना है, this is mean, mode, median and range। क्योंकि इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन क्या करने हैं, अभी सॉल्व करने हैं। तो
अगर मीन की बात करें तो मीन क्या होता है? मीन मीन्स एवरेज। मीन मीन्स क्या होता है? एवरेज। हम औसत पढ़ चुके हैं पहले। और औसत हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का एवरेज? कि जितने भी नंबर्स दिए हैं, ठीक है, जैसे अगर आपने बोला कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने क्या किया, 10, 20, 16 या 10, 3, 5, 9, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 70, ठीक है। ये इतना क्या किया, 10 बच्चों ने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10। उन 10 स्टूडेंट्स ने इतनी चॉकलेट्स खाई कब 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 कब? एक वीक में। तो जिसने 70 खाई उसके तो बहुत सारे दांत खराब होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने क्या किया, एक वीक में 10 बच्चों का हमने डाटा निकाला, तो उन लोगों ने क्या किया, उन 10 बच्चों ने इतनी चॉकलेट्स, ठीक है, खा ली 10 स्टूडेंट्स ने। अब पूछा कि तो आप बताइए उसकी चॉकलेट की एवरेज खपत कितनी थी, ठीक है। सॉरी, चॉकलेट्स एवरेज कितनी खाई बच्चों ने, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में प्लस करेंगे। क्या करेंगे? इन सबको आपस में प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। इसी से तो आप क्या निकालते हो? एवरेज निकालते हो कि नहीं निकालते हो? तो ये हो गया 10, 20, 30, 30 प्लस 10 कितना हुआ? 40, 40 प्लस 70 110, 110 हो गया। ये हो 110, ये हो गया 120, ये हो गया 130, 130, 130 प्लस 10 140, 140 प्लस 7, तो ये 147 अपॉन 10, दैट मीन्स 14.7। मतलब 14.7 इस एवरेज के साथ क्या की, उन लोगों ने चॉकलेट खाई। क्लियर हुआ आपके लिए? तो अब हम मीन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कैसे डिफाइन करते हैं? मीन और एवरेज इज द रेशियो ऑफ, मीन को डिफाइन कर रहे हैं, मीन और एवरेज इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है ये आपके लिए? अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है तो हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हमने क्या किया था, सारी चॉकलेट्स जितनी भी खाई थी सबको प्लस किया था। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल नंबर 10 बच्चों पे परीक्षण किया गया था, तो हमने डिवाइडेड बाय 10 कर दिया था, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। अब बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है? दैट नंबर और दैट डेटा दैट कम्स मोर फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज। किसी भी सीरीज में आने वाला, जो सबसे ज्यादा बार आने वाला, हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है ना, तो एक ऐसा डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है? मोड ऑफ द सीरीज। किसी भी सीरीज का क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। जैसे अगर हम बोले हमारे पास गिनती दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द मोड ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का मोड क्या है? तो मोड मतलब वो नंबर या वो डेटा जो बहुत ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखता है। तो हम यहाँ देखेंगे, देख के समझ में आ रहा है 2 सबसे ज्यादा आया है ना, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, 2, 4 टाइम्स आया है। इसका मतलब है मोड ऑफ द सीरीज इज, मोड क्या है यहाँ पर? मोड इज इक्वल टू 2। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। आपको वो डेटा या वो रिकॉर्ड बताना है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है। मोड कितना हो गया आपका? यहाँ इस डेटा में मोड क्या हो गया आपका? 2 हो गया। क्लियर है आपके लिए? अब मोड की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। मीन हो गया ना आपका, अब मीन के बाद हमारा बचा मोड, तो चलिए मोड लिख लेते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट द डेटा और नंबर दैट कम्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, या फिर आप इसे कह सकते हैं दैट नंबर दैट अकर
the times and having highest frequency, ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाईएस्ट है, इज कॉल्ड मोड, उसे हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। अब अगर बात आती है किसकी, मीडियन की, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, जैसे सपोज लिखा हुआ है, ठीक है, 62139, और आपसे बोला है फाइंड आउट द मीडियन। क्या बोला है, फाइंड द मीडियन। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे। पहला मीडियन निकालने के लिए पहला रूल होता है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग फॉर्म। या तो आप इसे असेंडिंग फॉर्म में लिखिए या फिर डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए या घटते क्रम में। तो इसको हम दोनों तरह से अरेंज करके देख लेते हैं। बढ़ते क्रम में लिखते हैं 1 2 3 4 तो है ही नहीं यहाँ पे, 6 देन 9। घटते क्रम में 9 6 3 2 1। ये हो गया आपका असेंडिंग फॉर्म, ये हो गया आपका डिसेंडिंग फॉर्म। दोनों तरीके से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप किसी भी मैनर में अरेंज करेंगे आपका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। क्लियर है आपको। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है मिडिल मोस्ट डेटा, उस सीरीज का सबसे बीच वाला डेटा। तो यहाँ देखिए 1 2, इस तरफ भी 1 2 के ग्रुप हो गए, 1 2 1 2, दोनों जगह बीच में क्या बचा आपका, केवल 3। तो जो बीच वाला नंबर होता है मिडिल मोस्ट नंबर ऑफ द सीरीज का सबसे बीच वाला नंबर ही क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 3। और इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, द मिडिल मोस्ट नंबर ऑफ द सीरीज इज नोन एज द मीडियन। द मिडिल मोस्ट नंबर, इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको रख करके डेफिनेशन एंड राइटिंग है तो आप यहां से नोट कर लीजिए कि मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या होता है, मीडियन द मिडिल मोस्ट नंबर ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड मीडियन। क्या कहते हैं हम इसे, मीडियन कहते हैं। और जैसा हमने एग्जांपल दिया था ऐसे कोई भी एग्जांपल देके अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियन, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व करने के लिए कि फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे अभी हम एक्सरसाइज में आगे सॉल्व भी करेंगे, तो आपको पता है हाउ टू सॉल्व, आप खुद भी कर सकते हैं। लास्ट बचा हुआ है हमारा रेंज। क्या बचा है अभी भी इसी में, रेंज। तो देखो बेटा यहाँ पर ठीक है, सपोज ये है, ये आपकी सीरीज है। तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीरीज एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ द सीरीज, जो हाईएस्ट नंबर होता है और लोएस्ट नंबर होता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ द सीरीज। उसे क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर डाटा का जो सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का या किसी भी सीरीज का, नंबर सीरीज का क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम इस पूरी नंबर्स के बीच में रेंज फाइंड आउट करना है तो हमें पता है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर 10 है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। 10 माइनस 1 इज 9। सो द रेंज ऑफ द सीरीज इज 9। इसकी सीरीज की रेंज क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन आप वैसे ही लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, ये एब्रिविएशन होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये, किस चीज का, बिटवीन का। आपको पूरा ही लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू या नंबर एंड लोएस्ट वैल्यू या लोएस्ट नंबर ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड, आप द ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, किन्हीं प्रेक्षणों का, ठीक है, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ सीरीज।
अगर आप सीरीज की बात करें तो रेंज ऑफ सीरीज कहेंगे। अगर आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ऑफ द ऑब्जर्वेशन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑल्सो राइट। आप वैसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आप यही पुट कर लीजिए। चलिए, तो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर थर्ड। आपका ये चैप्टर थर्ड का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया है। नाउ बेटा हमें क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज जो 3.1 है वो स्टार्ट करनी है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियोस भी हैं वो आपका जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।